हेलो। जी। जी डॉक्टर मेघना शर्मा, आपका संकल्प कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। आदरणीय, सबसे पहला जो प्रश्न है कोरोना जागरूकता पर मेरा ये है कि लॉकडाउन के बाद बीकानेर में कोरोना का इतना विस्तार क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में जो मैंने खुद महसूस किया, हम अगर अपने ऊपर लेकर किसी बात को देखते हैं तो जो मैंने महसूस किया, लोगों में एक घुटन की एक फीलिंग उनको महसूस हुई और बहुत ही नकारात्मकता इस कोरोना ने फैलाई है। और क्योंकि बीकानेर में अधिक विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि बीकानेर के लोग बहुत अधिक सामाजिक हैं और यहाँ क्योंकि यहाँ की जो पाठा संस्कृति है वो सामाजिकता का प्रचार प्रसार करती है। और चूंकि लोग बहुत ज्यादा सामाजिक थे और उनको अचानक कमरों में बंद हो जाना पड़ा, तो इस वजह से जब लॉकडाउन खुला तो वो उस तड़पन की वजह से बाहर अधिक से अधिक निकले और जब वो बाहर ज्यादा निकले तो इस बीमारी ने अपने पंख फैलाए। ये इसका कारण हो सकता है। जी, बहुत सही कहा आपने। क्या करना होगा इस विस्तार को रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो हमें बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसका ध्यान अमूमन नहीं रख पा रहे हैं लोग, वो ये है कि बहुत अत्यावश्यक हो तब आप घर से बाहर निकलें। क्योंकि मैं एक सरकारी नौकर हूं और सरकारी नौकर होने की हैसियत से कह सकती हूँ कि हमें सरकारी आदेश है कि हमें अपने कार्यस्थल पे जाना है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। लेकिन उसमें भी मेरा ये ध्यान रहता है कि मैं कम से कम लोगों से मिलूं, अपने ही कमरे में बैठी रहूं, बहुत कम चीजों को हाथ लगाऊं। इस वक्त हालांकि हमारे कमरे सैनिटाइज भी किए जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये कर रही हूँ कि नई वस्तुओं को या कई दिनों से अनछुई वस्तुओं को मैं छूने की कोशिश नहीं कर रही। तो लोगों को ये समझाना जरूरी है कि बहुत अधिक सामाजिकता से बचने की कोशिश करें और आप जो है अपने आप को सीमित करें कुछ समय के लिए, साल भर 2 साल जितना भी समय, जब तक वैक्सीन नहीं आता, जब तक दवाई नहीं आती, तब तक अपने आप को रोकने का प्रयास जब तक नहीं होगा। तो यही किया जा सकता है कि हम अपने आप पर कितना कंट्रोल, कितना नियंत्रण कर सकते हैं, ये इस बात की गवाही देता है। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। यहाँ एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि इस विस्तार को देखते हुए लोग थोड़ा भयभीत हो रहे हैं, उनमें साहस का संचार कैसे हो सकता है? देखिए, भयभीत होने वालों में आम आदमी ही नहीं है, बहुत बौद्धिक वर्ग और पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ। मैं भी भयभीत हूँ। कुछ ड्यूटियां जो स्टेशन से बाहर मुझे दी गई थी विश्वविद्यालय द्वारा, उन ड्यूटीज को मैंने लिख करके लिखित में इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम अपने माता पिता के लिए और हम अपनी संतानों के लिए पूरी दुनिया है। तो इस समय भयभीत कोई कुछ लोग हैं ऐसा नहीं कह सकते, हर व्यक्ति भयभीत है। और आप विश्वास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के आने पर जो खुशी पहले हुआ करती थी, वो खुशी आज चेहरे पे नहीं होकर भय के निशान आ जाते हैं कि पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ से आया है, कितनी देर रुकेगा, वो जल्दी क्यों नहीं जा रहा है। तो इस साहस के लिए हम अपनी सुरक्षा करें, मास्क को यूज करें, सैनिटाइजर को लगातार यूज करें, बार बार अपने आप को कवर करने की कोशिश करें, कपड़े हम ऐसे पहने जो अधिक खुले ना हो, यही हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपचार मुझे दिखाई नहीं देता कि आज की तारीख में कोई और उपचार इसका आया हो। जी, कुछ ध्यान या योग की क्रियाएं अगर करें तो? मैं इसके लिए रिकमेंड इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखती हूँ। तो हो सकता है कि योग से ये कंट्रोल होता हो, लेकिन चूंकि मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगी। जी, डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग अफवाहों को फैला रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? ये अफवाहें भी तभी फैलती हैं जब बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं। ये समय ऐसा है जब खुद को सीमित करने की बात, जैसा मैंने पहले कहा, जब हम खुद को सीमित कर लेंगे, वो चाहे टेलीफोन हो चाहे सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया से हम अपने विचार तो रखें, लेकिन हम लोगों की बातों से कन्विंस होने वाली जो स्थिति है उस पर बहुत जल्दी हम विश्वास जो करते हैं, ये आम लोगों की प्रवृत्ति होती है कि कच्चे कान के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी सुनकर और भयभीत हो जाते हैं। तो ये स्थितियों को नहीं रखते, हम उसकी स्टडी करें। अब रही बात टीवी देखने की, आप विश्वास करेंगे मैंने इन दिनों बिल्कुल टीवी नहीं देखा, तो मेरे अंदर एक साहस भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैं आराम से अपना काम कर रही हूँ। भय है तो लोगों से मिलने जुलने से, उसे तो हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। हालांकि ये बहुत खराब लगता है कहने में, सुनने में, महसूस करने में कि समाज, कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि समाज में मतलब मनुष्य ही ऐसा है जो समाज को बनाता है, समाज में उठना बैठना उसे पसंद होता है और वो इसीलिए मनुष्य होता है। लेकिन आज ऐसी स्थितियां नहीं है। आज हमें कुछ समय के लिए सही, मान लीजिए कि एक लॉकडाउन है और हम नजरबंद हैं, तो हम अगर अपने आप को नजरबंद नहीं करेंगे तो हमें इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। जी जी, एक बात तो ये भी देखने में आती है कि लोग असफलता का सारा जिम्मा जो है प्रशासन पर डाल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये भी बनता है कि प्रशासन का सहयोग कैसे किया जा सकता है, वो थोड़ा बताएं।
जी, इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन पर पूरी जिम्मेदारी डाल देना इस समय इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जो शत्रु है जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे आप लड़ रहे हैं, जिससे प्रशासन लड़ रहा है, वो अदृश्य है। जी। अगर दृश्य शत्रु होता तो उससे लड़ने में अगर प्रशासन नाकाम साबित होता तो हम उस पर यह जिम्मेदारी डाल सकते थे। लेकिन कोई एक ऐसी वस्तु जो सुई के 1000वें हिस्से के बराबर है, जो कटी हुई नाखून के अंदर या जो छूटी हुई नेल पॉलिश के कण के बीच में भी रह सकता है, ऐसे अदृश्य शत्रु को पहचानना, देखना, महसूस करना, जब हमारे व्यक्तिगत तौर पर हम उसे नहीं देख सकते तो ऐसे में प्रशासन पे आरोप कैसे लगा सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन प्रशासन की दी हुई गाइडलाइंस को आम आदमी ने फॉलो नहीं किया है। मैंने ये चीज खास तौर से बीकानेर में देखी। मेरे रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत एक बात है, मेरे पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ था तो मैं अजमेर गई थी, और मैं जब अजमेर से जिस दिन वापस लौटी तो मैंने देखा बीकानेर मुझे पहले की तरह आबाद दिखा। उस आबादी ने इस बार मुझे इतना प्रसन्न नहीं किया जितना मैं हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि मैं भयभीत हो गई देख करके कि वही आम की दुकानें लग रही हैं, वही सड़कों पे लोग बैठ करके अपना सामान बेच रहे हैं। तो ये चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक प्रशासन क्या करेगा? अगर प्रशासन आपको डंडा मार के वहां से उठाता है तो भी हम प्रशासन को गाली देते हैं। तो इस मामले में मैं ये समझती हूँ कि प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन कुछ मेरे आत्मीय मित्र थे जिन्हें कोरोना होने की संभावना हुई और वो दौड़कर पीबीएम अस्पताल पहुंचे। तो वहां जब वो गए तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमें 4 घंटे बैठना पड़ा और हम लड़े झगड़े तब जाकर हमारी कोरोना की टेस्ट हुई। तो यहाँ आकर के हम प्रशासन पे एक सवालिया निशान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को कोरोना जो खुद डर रहा है उसके लिए वो 4 घंटे, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे भोगा होगा उसके लिए वो 4 घंटे किस तरह से बीते होंगे। तो यहाँ प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। डॉक्टर्स की सेवाओं को बढ़ावा देना और मेडिकल फैसिलिटीज, डेफिनेटली वो नर्सों से भी काम करवा ही रहे हैं, लेकिन कुछ और सुविधाएं अगर कर देता है प्रशासन चिकित्सकीय रूप से तो ये बहुत अच्छा होगा। जी, मैं समझता हूँ कि आपकी बात प्रशासन तक पहुँच रही है। और अब सबसे आखिर में, बहुत अच्छा आपने कहा है, आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए क्या होगा? मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस समय हम बीकानेर की पाटा संस्कृति को बिल्कुल भूल जाएं। हालांकि मैं बीकानेर से बाहर से आई हूं और मैं बहुत पसंद करती हूं इसे, क्योंकि इससे जो बॉन्डिंग लोगों के अंदर, मैं बाहर से आने के बाद भी बीकानेर में रम गई, जिसे कहना चाहिए रमता जोगी, वो स्थिति मेरी हो गई। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों में मुझे बहुत प्यार मिला, यहाँ के लोगों में मुझे एक स्नेह मिला जो बाहर बड़े शहरों के लोगों में अमूमन नहीं देखने को मिलता। आप जयपुर चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, आपकी बिल्डिंग में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग पूछते नहीं हैं, आकर 2 मिनट खड़े नहीं होते। और बीकानेर में आप किसी से पता पूछेंगे तो वो व्यक्ति अपना काम छोड़ के आपको उस जगह पहुंचाने में उसे आप प्राथमिकता पे रखता है। तो ये स्थिति सिर्फ बीकानेर में देखने में मिलती है। ये बहुत बहुत बड़ा गुण है बीकानेर का, लेकिन इस वक्त अगर ये गुण हमारे लिए अवगुणकारी सिद्ध हो रहा है तो हमें इस गुण को थोड़े समय के लिए ताक पर उठाकर रख देना चाहिए और इससे बचना चाहिए। जो पाटा संस्कृति के कारण ही ये बहुत बड़ा नुकसान भी बीकानेर ने भोगा है कि इतना बड़ा विस्फोट लॉकडाउन खुलने के बाद हुआ है, क्योंकि जो लोग डेली पाटे पर बैठने के और बातें करने के आदी थे उन लोगों ने अचानक वो सारी प्रक्रिया शुरू कर दी और उसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा कि आज हर रोज 25 से अधिक केस बीकानेर भुगत रहा है। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी चिंताएं और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे श्रोता इन पर विचार करेंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।